Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Ahuja and today we are going to study money and banking. ये थर्ड चैप्टर है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में कि एक देश की, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स देशों की बात करता है, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की बात करता है एज अ सिंगल यूनिट. तो हमने पढ़ा था कि हम कैसे काउंट करते हैं कि एक कंट्री कितना कमा रही है पैसा, या कितना आगे बढ़ रही है, या उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना. तो हमने देखा होगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं ये पैसों के मामलों में होते हैं, राइट. पैसे के बेसिस पे होते हैं. इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ गवाए, इतने करोड़ लोन लिया, राइट. सो व्हाट इज दिस करोड़, व्हाट इज दिस रूपी, व्हाट इज दिस यूएस डॉलर, दीज आर ऑल मनी, है ना. इस चैप्टर में हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि मनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. और हमने एक चीज़ करी थी लास्ट क्लास में, हमने कंपेयर किया था कि जैसे एक शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे एक इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है ना. तो जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वी हैव हार्ट, वैसे ही एक इकोनॉमी में मनी को सर्कुलेट करने के लिए होता है बैंक. तो इस चैप्टर में हम एक तो सबसे पहले ये समझेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कहाँ से आया, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करेंगे मनी की. बहुत ही छोटी उम्र से हर बच्चे को पता होता है कि मनी की वैल्यू है, पैसा देने पे चीज़ें मिलती है, राइट. वी ऑल वर अवेयर ऑफ इट. हमें बहुत बचपन से सिखा दिया गया था कि पैसे की क्या वैल्यू है. तो है क्या मनी? मनी इज एन कॉमनली एक्सेप्टेड, मतलब कि एक ऐसा मीडियम है जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, है ना. हर कोई पैसे के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए और उसके बदले हम कुछ और सर्विस देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस को उस इंसान को बेचेंगे जिसको उसकी ज़रूरत है, उससे कैश लेंगे और फिर इस कैश से हम वो चीज़ें खरीदेंगे जो हमें चाहिए. तो जब भी हमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करना होता है तो उसका मीडियम होता है मनी, उसको करने का तरीका होता है मनी. तो दिस इज बेसिकली यूज्ड बाय पीपल टू मेक पेमेंट्स एंड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. लोग यूज करते हैं पैसे का, मनी का, पेमेंट बनाने में और जो गुड्स और सर्विसेज खरीदने और बेचने में, ठीक है. अब हम सब ने मनी देखा है, वी हैव सीन कॉइन्स एंड नोट्स, राइट. वी ऑल्सो नो कि हर कंट्री का अपना अपना एक टाइप ऑफ मनी होता है. यूएसए का डॉलर है, यूरोप का यूरो है, इंडिया का रुपी है. सो हम बात करने की कोशिश करेंगे. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट मनी, कॉमन ऑन ऑल, मतलब किसी पर्टिकुलर करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं. जनरली मनी कहाँ से आया कॉन्सेप्ट उसकी बात कर रहे हैं. तो मनी के ना 3 फंक्शन होते हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन बेसिकली क्या बोलता है, आप दो कोई भी चीज़ें ले लो, दूध और पानी, ठीक है. दोनों को लीटर में तोल सकते हो या किलो से तोल सकते हो, ठीक है. पर दूध की क्या आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो? क्या मैं आपको अगर 1 किलो या 1 लीटर दूध दूँ क्या उसके बदले आप मुझे 1 लीटर पानी दे सकते हो? लाइक इज दिस अ फेयर ट्रेड? नो, बिकॉज दूध की वैल्यू, पानी की वैल्यू, पेट्रोल की वैल्यू, तीनों लिक्विड है पर तीनों की वैल्यू बहुत अलग है. सेम गोज फॉर अनाज, शक्कर की, गेहूं की, चावल की, तीनों को आप किलो में वेट कर सकते हो पर तीनों की वैल्यू अलग अलग है. दे आर नॉट इक्विवेलेंट. आप एक्सचेंज नहीं करोगे किसी से 1 किलो शक्कर के बदले 1 किलो चावल, ठीक है. तो इन चीज़ों को वैल्यू देने के लिए हर चीज़ जो हम खरीदते और बेचते हैं, स्पेशली सर्विसेज, राइट. अगर किसी ने आपका मसाज किया तो उसको आप किस वैल्यू से पैसे दोगे, राइट. या किसी ने आपको गाइड किया, कुछ करने में कुछ सिखाया, राइट, तो उसको आप कैसे पे करोगे? उसकी कोई वैल्यू आप किलो में तो नाप नहीं सकते ना. तो इसीलिए जो मनी है वो एक बहुत अच्छा कॉमन मेजर है वैल्यू का. आप पैसे के मामले में किसी भी पैसे से किसी को भी वैल्यू दे सकते हो कि 1 किलो चावल 100 रुपए का, 1 किलो शक्कर 25 रुपए की, 1 मीटर कपड़ा 50 रुपए का. ऐसे करके हर चीज जो बेची जा सकती है और जिसका एक्सचेंज होता है उसको आप एक फिक्स वैल्यू दे सकते हो जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, राइट. इससे एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है. तो दैट इज व्हाट वी डू विथ मनी. मनी जो है चीजों को वैल्यू मेजर करने में हेल्प करता है और इट इज ऑल्सो अगेन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि हम एक कॉमन चीज है जिससे कि हम किसी भी गुड्स और सर्विस जो हम खरीदते या बेचते हैं उसको मेजर कर सकते हैं. तो इसीलिए फिर हम मनी को यूज करके चीजों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं. नहीं तो फिर क्या होगा,
अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या करते हम, वी वुड हैव टू फिगर आउट न्यू रूल्स, एकदम नए रूल बनाने पड़ते ना हर चीज के लिए, कि अच्छा चावल और गेहूं को अगर एक्सचेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू चावल, इतना चावल दोगे तो इतना गेहूं मिलेगा। ऐसे करके आपको हर कमोडिटी की के साथ वैल्यू बनानी पड़ेगी कि ये कमोडिटी इतने किलो की होगी तो उसके बदले आप ये सब चीजें इतने इतने किलो की दे सकते हो, कि 1 किलो चावल से इतना पानी मिल सकता है, इतना दूध मिल सकता है, इतना कपड़ा मिल सकता है, और ऐसा आपको हर चीज के लिए करना पड़ेगा। बट क्योंकि हम हर चीज को वैल्यू दे सकते हैं पैसे के मामले में, तो एक्सचेंज करना ना आसान हो जाता है। फिर सेकेंडरी फंक्शन क्या है पैसे का, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पैसा तो नहीं खा सकते, हमें खाने के लिए तो चावल चाहिए, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि चावल कितने टाइम तक रख सकोगे। हर चीज का एक उम्र होती है, राइट, हर शेल्फ लाइफ बोलते हैं जिसको। अब जैसे चावल है, चावल तो फिर भी आप 1-2 साल रख सकते हो। दूध या फिर फल फ्रूट, दे आर पेरिशेबल, राइट, उनकी वैल्यू उस वक्त है, अगर आपने लेट कर दिया तो वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसीलिए पैसा जो है बहुत अच्छा होता है वैल्यू स्टोर करने के लिए, क्योंकि आज से 50 साल पहले भी 100 रुपए ही थे और आज भी 100 रुपए ही हैं, मतलब ठीक है, वो पेपर की वैल्यू चेंज नहीं हुई, राइट। चीजों की वैल्यू चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू, अब पहले 100 रुपए में बहुत कुछ मिलता था, अब 100 रुपए में कुछ नहीं मिलता, दैट्स इन्फ्लेशन, राइट। बट फिर भी एक कॉमनैलिटी आ गई है कि चीजों की वैल्यू पैसे से डिसाइड की जाती है और पैसे की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। सो इट्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी का खेत है, उसमें उसने चावल उगाए, अब वो चावल क्या है अपने बच्चों को पास नहीं कर सकता ना, क्योंकि चावल तो खराब हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, कब तक रखेगा, कुछ टाइम पे तो खराब हो जाएंगे। तो अगर लोगों को अपने जो चीज़ें उन्होंने कमाई है या जो बनाई है उनको वो अपने एंसेस्टर्स को देना चाहते हैं, अपने आगे वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, एंसेस्टर्स से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वैल्यू जो है ट्रांसफ़र हो सके। तो चीज़ों की वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, चीज़ें खराब हो जाती है, लेकिन पैसे की हमेशा वैल्यू रहती है, तो ट्रांसफ़र आसान हो जाता है। और डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब कि कुछ डिफर्ड पेमेंट्स मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बाद में पे करते हो या लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करके पे करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप EMI पे कुछ भी खरीदते हो, तो अगर मान लो आपको कुछ खरीदना है और आप उसके लिए इस वक्त सारा पैसा नहीं दे सकते क्योंकि इट्स अ बिग अमाउंट, या आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जैसे कुछ बड़ी फैक्ट्री डालनी है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है ना कि करोड़ों रुपए उसी वक्त आपके हाथ में हो। तो जैसे जैसे वो फैक्ट्री बनती जा रही है उसमें जितना जितना पैसा लग रहा है आप उतना उतना लगा सकते हो। ये हो सकता है बिकॉज हमारे पास एक करेंसी है जिसकी वैल्यू स्टेगनेंट रहती है या थोड़ी स्टेबल रहती है। स्टेबल नहीं होती होगी तो नहीं होती, तो देन वी वुड नॉट बी एबल टू डू दिस। ये डिफर्ड पेमेंट का सिस्टम नहीं हो पाता क्योंकि अगर चावल है, चावल आपने खरीदे, खाए, खत्म हो गए, राइट, उसके बाद क्या पेमेंट, काय का पेमेंट है ना। जब चीज ही खत्म हो गई तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। पर क्योंकि मनी की वैल्यू है इसलिए हम इस तरीके के पेमेंट लेटर स्टेज पे भी कर पाते हैं, क्योंकि मनी हैज दैट डेफिनेट वैल्यू। तीसरा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं कंटिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन मीन्स कि कंटिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, एक तरह से कि क्योंकि पैसा है और क्योंकि पैसे की वैल्यू है, वो पैसा वैल्यू स्टोर करता है और मेजर कर सकता है किसी चीज़ की वैल्यू, इसीलिए हम इसको यूज़ करके क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मतलब कि पैसे से पैसा बनाते हैं। और हम जैसे अगर हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए हमको फैक्टर्स को पैसा देना पड़ता है ना। अगर आपको लेबर चाहिए तो लेबर को पैसा देना पड़ेगा, अगर आप को से रॉ मटेरियल चाहिए तो जो रॉ मटेरियल बना रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, आपको कोई लैंड जिसका है उसको पैसा देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अब हर इंसान की नीड्स अलग अलग होती है ना, तो हाउ विल यू गिव देम व्हाट दे नीड फॉर देयर लेबर। सो व्हाट दिस हैपेंस इज कि अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको जिनको भी जो भी पे करना है वो आप कर सकते हो ओनली बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी। उसके अलावा क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट, कि ये जो इकोनॉमी पूरी चल रही है इसमें इतना ट्रांसफर जो हो पा रहा है, राइट, नेशनल इनकम मतलब पूरा देश मिल के कुछ कमा पा रहा है और ये नेशनल इनकम घूम रही है विद इन द इकोनॉमी और लोग इसका इस्तेमाल करके उनको जो जो चाहिए वो खरीद पा रहे हैं सिंपली बिकॉज इट हैज़ अ स्टेबल वैल्यू। क्योंकि अगर उसकी स्टेबल वैल्यू नहीं होती तो द मोमेंट वो चीज़ खत्म हुई उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती, पर मनी की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये कॉन्सेप्ट जो है मनी का, ये आया कहाँ से। तो पहले के ज़माने में पैसा नहीं हुआ करता था, पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर इज बेसिकली आप मुझे एक चीज़ दो, उसके बदले मैं आपको दूसरी चीज़ दूंगा जो मेरे पास है, राइट। और हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए, आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए, राइट। ये बार्टर सिस्टम जो है ना, सबसे पहले मेसोपोटामियन ट्राइब्स में डेवलप हुआ था। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट एनी मीडिएशन ऑफ मनी, मतलब जब बिना पैसे के कुछ चीज़ एक्सचेंज होती है, राइट, उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, देन विल कम टू द नेक्स्ट वन। बार्टर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? एक तो फॉर एग्जांपल जैसा हमने देखा था, अगर किसी की वैल्यू है तो जैसे हर चीज़ की वैल्यू उसके साइज पे डिपेंड करती है, उसके वेट पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी चीज़ है, राइट। हो सकता है कि कपड़े का जो वैल्यू है, जैसे सिल्क ले लो, अब सिल्क को आप किलो से नहीं खरीद सकते ना, बिकॉज सिल्क की वैल्यू डिफरेंट होती है ना, एज कंपेयर टू आप चावल गेहूं किलो से खरीद सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि जब आप ये चीज़ें बेच रहे होते हो ना, तो जब बार्टर सिस्टम चल रहा होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि भाई कौन सी चीज़ को किसके साथ पेयर किया जाए, इन द सेंस कि मैं ऐसा कैसे डिसीजन बनाया जाए कि आपको, अगर मुझे आपसे चावल खरीदने हैं तो आपको उसके बदले मुझे कितना गेहूं देना पड़ेगा। ये डिसीजन लेना, ये वैल्यू स्टैब्लिश करना, कंपैरेटिव वैल्यू चीज़ों की, ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, डबल कोइंसिडेंट। व्हाट इफ मुझे चावल चाहिए, आपके पास चावल है, ठीक है, मेरे पास गेहूं है, पर आपको गेहूं नहीं चाहिए, राइट। तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे दूसरा इंसान ढूंढना पड़ेगा, वो इंसान जिसके पास वो चीज़ हो जो मुझे चाहिए और जिसको मेरी गेहूं चाहिए हो, राइट। वो इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, डबल कोइंसिडेंट है कि उसको वही चाहिए जो आपके पास है, आपको वही चाहिए जो उसके पास है। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, और क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बहुत पैसा और खर्चा होता है ढूंढने में ऐसा इंसान जो समय और पैसा खर्चा होता है ऐसा इंसान ढूंढने में जिसको एग्जैक्टली वही चाहिए जो आप ऑफर कर रहे हो, और उसके बाद एग्जैक्टली वही है जो आपको चाहिए, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम ना, आप रिलायबल नहीं है वो बार्टर सिस्टम पे। क्या जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो पाए, स्मूथली हो पाए, ये मुश्किल है। और स्मूथली हो सके इसके लिए इतने सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि इट बिकम्स यूजलेस, राइट। उसके अलावा पेरिशेबल कमोडिटीज को स्टोर नहीं कर सकते, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद, राइट। तो आप उसको दो, फिर वो लॉस ऑफ वैल्यू हो गया, राइट। तो हो सकता है कि आज मेरे पास जो गेहूं है उसकी वैल्यू है, पर 10 दिन बाद उस गेहूं की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मुझे 10 दिन में ये गेहूं निकालनी है ना। सॉरी। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसा मैंने बताया कि हर चीज को हम अलग अलग तरीकों से मेजर करते हैं, किसी चीज को वेट से, किसी को लीटर से, किसी को कैपेसिटी से, किसी को मीटर से, किसी को स्क्वायर फीट से, है ना। और उसमें भी आप हर चीज को नहीं कर सकते, आप लैपटॉप को चावल से कंपेयर नहीं कर सकते, इवन इफ देयर वेट इज सेम, है ना। तो इस कारण एक कमी है कॉमन मेजरमेंट वैल्यू की, वहां पे पैसा आता है, क्योंकि हर चीज की उसके यूज के हिसाब से पैसे की वैल्यू दी जा सकती है ना। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप बार्टर सिस्टम कर रहे हो, तो ये वैल्यू डिसाइड करना कॉमन बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर मान लो मेरे को मिल गया एक बंदा जिसको मेरा गेहूं चाहिए और मुझे उसका चावल चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे कि हाउ मच वी शुड गिव ईच अदर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेहूं, एंड ऑल्सो कि ये चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ रोटी बहुत महंगी है, बट वहाँ राइस बहुत सस्ता है। वहीं आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो राइस महंगा है, रोटी बहुत सस्ती है, राइट। तो ये एक्सचेंज भी करना चाहोगे तो अगर आपकी जगह बदल गई तो वैल्यू बदल जाएगी। सो कंसिस्टेंसी नहीं है बार्टर सिस्टम में, इट कैन नॉट क्रिएट वेल्थ, राइट। बार्टर सिस्टम वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो साल दर साल खराब ना हो, राइट। और जो भी ज्यादातर चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो ऐसी नहीं है, ज्यादातर चीजें फट जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है यूज करने के बाद। पर पैसा है, उसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है, इसलिए बार्टर सिस्टम जो है कई बार नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है काम करने में। अब आते हैं कि हम बार्टर सिस्टम से क्या हुआ। बार्टर सिस्टम शुरू में काम करता था क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था पैसे का। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया प्रीशियस मटेरियल। प्रीशियस मटेरियल जैसे कि गोल्ड, डायमंड, सी शेल्स, कॉफी बीन्स, ये वो चीजें थी जो सबको पता था कि इनकी कमी है, सबको पता था कि ये स्पेशल है, और तो हर कोई इनको पाना चाहता था। तो देन दैट बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक अगर आपको पता है कि कोई चीज वैल्यूएबल है तो लोग उसको लेकर एक्सचेंज करने लग गए। फिर आए मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स वाज बेसिकली
मेटल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, जैसे ब्रॉन्ज एज आया, हमने अलग अलग मेटल्स निकाले, वी रियलाइज की मेटल्स की क्या वैल्यू है, तो हमने कॉइन्स बनाए जिसकी वैल्यू थी कि जितना उसका वेट था उतना उसकी वैल्यू थी। फिर आया पेपर मनी। ओके, पेपर मनी में कंप्लीटली हमने वो चेंज कर दिया कि नोट की कोई वैल्यू नहीं है, जिसने नोट इशू किया है वो वैल्यू देता है उस पीस ऑफ पेपर को। फिर आई प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज जब हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक हमें एक प्लास्टिक कार्ड देती है, जिससे हम कहीं पे भी जाके जब स्वाइप करते हैं तो बैंक अपनी बैंक से उस बैंकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली। दैट्स कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक मनी विच इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर होता रहता है। एंड देन दिस क्रिप्टो मनी। जब क्रिप्टो मनी वैसे तो इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट एक बेसिकली मैं समझाना चाहती हूँ, जब भी बैंक आपका पैसा लेता है और वो किसी और को देता है या रखता है संभाल के, तो उसकी कुछ फीस लेता है, राइट, कुछ पैसे लेता है ये सब करने के। दूसरा, जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो बैंक उसका नोट बनाता है कि हाँ अच्छा, इस बंदे ने इस तारीख को इस इंसान को इतने पैसे दिए। तो जब तक सब कुछ आप लीगल कर रहे हो तब तक बढ़िया है, बट अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हो या आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपको बताना नहीं है लोगों को, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट हियर, राइट। दैट्स वाई मनी लॉन्ड्रिंग हैपन्स। और दूसरा, ऑफ कोर्स पैसे लगते हैं, जो भी बैंक ये काम करती है वो अपना शेयर लेती है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक इस तरीके की करेंसी है जो पहली बात तो एक जगह पे सेव नहीं है, इसलिए उसमें कोई हैक नहीं कर सकता। जब बैंकिंग सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम होता है बैंकिंग का, उसमें लोग हैक करके आपका पैसा ले सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी किसी भी एक जगह पे सेव नहीं होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे सेव होता है, इसलिए वहाँ उनके डाटा को चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, क्योंकि ये फ्री है, इसके ऊपर बैंक का कोई हाथ नहीं है, इसलिए ट्रांसफर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता और इसका कोई रिसीट नहीं होती है कि आपने किसको कब ट्रांसफर किया। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी डिफिकल्ट टू यूज है, बिकॉज ज़्यादातर गलत लोग गलत चीज़ों के खरीदी और बिक्री में इसका इस्तेमाल करते हैं और कोई रेगुलराइजेशन नहीं है। सो आप देख रहे हो, जो जैसी नीड थी उस तरीके से हमारा जो है मनी चेंज हुआ है। सो वी वेंट फ्रॉम एक्सचेंजिंग थिंग्स टू हैविंग करेंसी that doesn't exist physically, So जब हम बार्टर सिस्टम से आगे बढ़े तो वी फर्स्ट मूव टूवर्ड समथिंग कॉल्ड एज कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी बेसिकली क्या होता है, देयर आर सर्टन थिंग्स, कुछ चीज़ें होती है हर सोसाइटी में जो हर इंसान को ज़रूरत चाहिए रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल नमक हो गया, या फिर यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए गए हैं, अल्कोहल, टोबैको, शिप्स पे, पायरेट शिप्स पे टोबैको यूज टू बी एक्सचेंज, सिल्वर, सी शेल्स, कॉपर, गोल्ड, सॉल्ट, टी, कोको बीन्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सबको चाहिए थी। तो इनिशियली दीज थिंग्स बिकेम मनी, राइट, क्योंकि सबको चाहिए तो लोग इजीली एक्सचेंज कर पाते थे। इसकी लिमिटेशंस थी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती थी कि मोस्ट ऑफ देम वर पेरिशेबल, राइट। सो हो सकता है आपके पास बहुत सारे बीन्स हो और आप जो चाहो ले सकते हो, लेकिन एक महीने बाद यू आर पुअर, हो ना। उसके अलावा फॉरेनर्स में नॉट परस्यू इट, लाइक हो सकता है कि आप कहीं साउथ अमेरिका में हो या तो वहाँ पे हो सकता है बीन्स बहुत फेमस है इसलिए लोग ले लेते हैं, लेकिन वहीं अगर आप इन बीन्स को लेकर यूरोप जाओगे तो वहाँ कोई नहीं प्रेफर करेगा क्योंकि दे हैव देयर ओन थिंग। तो विद इन द कम्युनिटी चलता था, बट कम्युनिटी के बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके अलावा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ की बात करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कोको बीन्स या कोई भी अनाज, आपने देखा है उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। अगर किसी फसल पर कीड़े लग गए तो वो हो सकता है उसके बीन्स छोटे हो सकता है कोई बीन्स बड़े हो, तो फिर कैसे आप डिसाइड करोगे कि कितने अच्छी क्वालिटी के बीन्स कितने पैसे में होने चाहिए। तो कमोडिटी जो था वो फर्स्ट टाइप ऑफ मनी था, लेकिन उसकी भी कुछ रेगुलेशंस थे कि मे बी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे पास बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, मैं कुछ ऐसी चीज़ बेचता हूँ जो सबको चाहिए, पर सब मुझे कोको बीन्स दे के चले जा रहे हैं, अब मैं इतने सारे कोको बीन्स का क्या करूँ। सो एक पॉइंट के बाद आई डोंट वांट कोको बीन्स, राइट। सो सब एक बोलते हैं ना, यूनिवर्सैलिटी में थोड़ा सा इशू था, इसलिए वी मूव फ्रॉम कमोडिटी मनी टू मेटेलिक मनी। सो मेटेलिक मनी इज बेसिकली जो ट्रेडर्स और किंग्स होते थे ना, वो प्रीशियस मेटल लेते थे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और कॉपर, और उस पर अपना ठप्पा लगा देते थे, अपना स्टैम्प। नाउ व्हाट दिस यूज्ड टू डू इज इट यूज्ड टू गिव मनी एंड यूज्ड टू बी इट बिकेम मनी,
It was perceived as money. However, there were two types. One is full bodied and token coins. Basically, full body means कि जो कॉइन है उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी खुद की एक वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल जैसे गुप्ता पीरियड का ये कॉइन है, उसकी बेसिकली बिकॉज इट्स मेड आउट ऑफ द गोल्ड एंड गोल्ड ऑल्सो इट हैज सम वैल्यू. एंड यूल ऑल्सो सी ये पुरानी जो कॉइन्स होते हैं ना ये ऐसे चिप करे हुए होते हैं. द रीजन वाई दे आर चिप्ड लाइक दिस इज बिकॉज इस कॉइन की तो वैल्यू है ही कुछ, राइट, प्लस इसके मटेरियल की भी वैल्यू है. बट अगर आप वहां से ये हिस्सा काट देते हो तो भी इसकी वही वैल्यू रहेगी. इट्स स्टिल अ कॉइन. हाउएवर नाउ यू हैव दिस पीस ऑफ गोल्ड. ऐसे करके आप बहुत सारे कॉइन से चिप करते जाओ तो यू विल कलेक्ट दिस गोल्ड which has its own value and coins also have value. So this will create more values, right? तो इसके कारण ना मेजर डिबेसमेंट का प्रॉब्लम होता था. हेंस वी केम टू टोकन कॉइन्स. टोकन कॉइन्स बेसिकली उनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. मतलब कि ये 10 रुपए का जो कॉइन है इसकी अंदर जो मेटल है उसकी वैल्यू नहीं है. ओके, इसकी वैल्यू 10 रुपए है क्योंकि इसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है. दैट्स व्हाट इट्स वैल्यू इज. सो देन इट मेक्स नो सेंस फॉर एनीवन टू लाइक चिप इट फ्रॉम हियर टू यूज द मेटल. इतना उसका वैल्यू नहीं है कि लोग उसको ऐसा करें. सो ये जो है ना मॉडर्न इंडियन कॉइन्स आर ऑल्सो टोकन कॉइन्स. फिर वी वेंट फ्रॉम टोकन कॉइन्स टू पेपर मनी विच इज अगेन सेम. इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि जिस पीस ऑफ पेपर है उसकी वैल्यू आती है उसके ऊपर लिखे गए नोट से, विच इज की द बेरर ऑफ दिस नोट इज प्रॉमिस्ड दिस मच रुपी बाय इंडियन गवर्नमेंट, राइट. सो करेंसी नोट जो है ना उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है. पर अभी की जो गवर्नमेंट है वो कम से कम 50 पैसे से 20 रुपए तक के कॉइन प्रोड्यूस कर सकती है अंडर द कॉइनेज एक्ट. उसके अलावा आरबीआई विच इज द बैंक ऑफ बैंक्स, जो इंडिया की बैंक है, मतलब कि बैंक ऑफ द कंट्री, ये 1 रुपए का can print money, any note over than more than 1 rupee, and the 1 rupee note is issued by the finance secretary. and आप उस पर देखोगे ये जो टेक्स्ट होता है ना, I promise to pay the bearer, वो नहीं होता है 1 rupees के कॉइन पे. So 1 rupees का कॉइन is issued by finance secretary. The coins are issued under the coinage act, and then any currency, paper currency over 1 rupees is issued under RBI Act of 1934. फिर आया प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी इज बेसिकली जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है कैश, तो उसको इफ वी वांट टू से नॉट यूज इट और वी वांट टू कीप इट समवेयर, सो वी गिव इट टू बैंक. तो दिस मनी इज देन स्टोर्ड विथ अ एंटिटी कॉल्ड बैंक, एंड देन बैंक में आपका एक अकाउंट होता है, उसमें पैसे होते हैं. बैंक आपको एक कार्ड प्रोवाइड करती है. वो कार्ड आप कहीं पे भी जाके पेमेंट कर सकते हो, विच इज बेसिकली इन अ वे एक इनिशिएशन है कि मैं यहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने बैंक को एक मैसेज भेज रहा हूँ कि इस इंसान के बैंक को इतना पैसा भेज दो. सो दिस इज व्हाट वी टुडे नो एज प्लास्टिक मनी. फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, बैंक मनी, विच इज इसेंशियली बैंक का पैसा सर्कुलेट होता है, राइट. सो इट इज टेक्निकली सेम मनी बट इट kind of gets doubled or tripled at times. So जब मनी फिजिकल फॉर्म में ना हो, कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में ना हो, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मनी या बैंक मनी कहा जाता है. और मनी इज स्टोर्ड इन बैंक अकाउंट फ्रॉम डिपॉजिट्स. लोग डिपॉजिट करते हैं, लाइक लोग अपनी सेविंग्स करते हैं. दैट इज व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉनिक मनी. एंड हम उससे उसके क्यों करते हैं लोग, क्योंकि एक तो सेफ्टी रहती है, बैंक हैव सम सेफ्टी, प्लस हमको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, हमारा पैसा रखे रखे बढ़ता है, राइट. बैंक क्या करती है, बैंक उस पैसे को लेकर आगे लोन देती है और वो पैसा कमाती है. मनी विल बी गिवन एज लोन्स. अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, बैलेंसेज इन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पीपल इन द बैंक आर ऑल्सो कंसिडर्ड मनी. मतलब कि अगर लोग कोई मान लो कि ऐसा पैसा है जो लोन पे नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ डिपॉजिट किया गया है, और द पर्सन कैन विड्रॉ इट एट एनी टाइम. दिस एज बैलेंस इन सेविंग और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मनी. सिंस चेक्स आर ड्रॉन, दीज आर यूज टू सेटल ट्रांजेक्शन. सो जब अगर किसी को पैसा आपको देना हो, सेटलमेंट करना हो, कि मान लो आपका पैसा भी बैंक के पास है और उस बंदे का पैसा भी बैंक के पास है, तो आप एक चेक लिख दो, तो क्या होता है, वो पैसा बैंक टू बैंक में ही सेटल हो जाता है. दैट्स वेयर चेक्स आर यूज्ड. इट्स बेसिकली अ लेटर, फॉर्मल लेटर दैट यू आर सेंडिंग टू योर बैंक सेइंग कि मेरे अकाउंट में से इतना पैसा इस बंदे को दे दो. ओके, नाउ हाउ डू यू वैलिडेट सच मनी. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने मोनोपोली मनी देखा होगा,
जब कोई भी पीस का पेपर के ऊपर अगर लिख दें कि बेरर थप्पा लगा दे तो क्या वो मनी बन जाता है? नहीं. It has to become a legal tender. Legal tender means what? That money is recognized by law. एक लॉ होता है जो कि अप्रूव करता है कि मनी इशू होगा, फिर उसके ऊपर एक नंबर होता है जो प्रूव करता है कि ये दिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज द नंबर, एंड देन इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ मनी, एंड देन इट कैन बी यूज टू गिव पब्लिक, क्लियर पब्लिक एंड प्राइवेट डेट. अब जो लीगल टेंडर होता है ना, उसकी बेसिकली ये होती है, एक उसमें होता है कि इट हैज़ टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट. दूसरा, कोई भी इंसान किसी लीगल टेंडर को रिफ्यूज नहीं कर सकता. मतलब कि अगर मान लो किसी ए इंसान को आपको पैसा देना है फॉर वॉट एवर रीजन, ओके, यू कैन नॉट, एंड द पर्सन इज लाइक ओके टेक दिस 1000 रुपीज, you cannot refuse that, saying कि नहीं, give it to me in gold or give it to me in something else. It's a legal tender and everyone is accepting it, hence it's functioning in the economy. अगर लोग accept करना बंद कर दे, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ना ये जो नए नए कॉइन्स आते हैं, 20 का कॉइन, 10 का कॉइन, तो कई बार ना ऑटो वाला वो रिफ्यूज कर देता है बिकॉज दे डोंट नो कि ये कॉइन आ चुके हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द रीजन टू बिलीव. तो दैट्स वाई बेसिकली अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो दिस लीगल एक्शंस कैन बी टेकन, फाइन्स और डैमेजेस कैन बी यूज्ड. सो अ मनी बिकम्स अ लीगल टेंडर when it fulfills two conditions: when it's a fiat money and that it clears all debt settlements and can be used in transition, and one party cannot refuse to accept. There are limited and unlimited legal tenders. देखो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि कोई भी मनी, कोई भी करेंसी कब लीगल टेंडर बनती है, जब एक तो वो फिएट मनी हो और दूसरा उसको यूज किया जा सके आपकी डेट पे करने के लिए. फिएट मनी क्या होता है, और हम लिमिटेड और अनलिमिटेड भी पढ़ेंगे. फिएट मनी इज बेसिकली कि फिजिकल करेंसी या वर्चुअल करेंसी हो, ठीक है, या तो आपके बैंक में एज ई हो, ई नंबर्स हो, या तो आपके पास फिजिकली मनी हो. दूसरा, इट इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन और गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक. इट्स ओनली लीगल व्हेन इट इज टू ऑफ दीज थिंग्स, या तो फिजिकल हो या किसी बैंक के पास हो, ठीक है, या फिर एंड नॉट और, एंड इट शुड बी अथोराइज्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, और वो चाहे फिर क्वीन हो या चाहे सेंट्रल बैंक हो. अब लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? बेसिकली you know we have multiple denominations, right? We have 50 पैसे से लेकर 5000 के नोट तक हमने देखा है इंडियन रूपीज में. सो लिमिटेड टेंडर सिंपली मीन्स कि अकॉर्डिंग टू लॉ एक इंसान, आपको सपोज करो उसको 1000 रुपए देने हैं, तो अगर आप उसको 1-1 रुपए के कॉइन दे रहे हो तो वो 1000 रुपए तक एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन 1000 रुपए के ऊपर वो रिफ्यूज कर सकता है. तो दैट्स लिमिटेड टेंडर. ओके, इट के मतलब एक पॉइंट के बाद वो रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि इट कॉजेज इश्यूज. जैसे आपका इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो आप किसी बड़े रेस्टोरेंट जाते हो, आप लोग 10 जने गए हो, तो 10 लोग जब खाना खत्म होने के बाद बिल आता है तो 10 लोग अपने 10 कार्ड्स दे देते हैं. अब जो होटल है उसको हर कार्ड के स्वाइप करने पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं टू द बैंक, है ना. तो नाउ द होटल कैन रिफ्यूज, सेइंग कि नहीं भाई 2 या 3 कार्ड में पेमेंट करो, मैं 10 कार्ड स्वाइप नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे 10 बार पेमेंट देनी पड़ेगी. सिमिलरली फाइनेंस एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग अगर आपको कैश देना है तो आप 2 लाख तक का कैश दे सकते हो, उसके बाद द पर्सन कैन रिफ्यूज, और आप उसको फिर देन चेक, डीडी या निफ्ट के फॉर्म में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. दिस वाज बेसिकली डन बिकॉज बहुत सारा कैश अगर इस तरीके से ट्रांसफर होता है तो उसके कारण करप्शन हो सकता है, टैक्स इवेजन हो सकता है, ब्लैक मनी क्रिएट हो सकती है. ब्लैक मनी इज बेसिकली मनी दैट हैज नो ट्रैक, कहाँ से आया है या उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है. तो इन सबको रोकने के लिए 2 लाख तक का अलाउड है. उसके ऊपर आपको, मतलब 2 लाख के ऊपर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अगर वो नहीं करे तो आप दे आर लीगली ओके टू रिफ्यूज यू टू टेक मोर देन 2 लाख रुपीज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिमोनेटाइजेशन. हमें 2016 में हमने डिमोनेटाइजेशन देखा था, बट उसके अलावा भी उसके पहले 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, 1946 और 1978 में भी. डिमोनेटाइजेशन इज बेसिकली जब करेंसी चेंज होती है, एंड द आइडिया बिहाइंड इट इज यूजुअली ऐसा किया जाता है टू कर्ब करप्शन एंड टू गेट ब्लैक मनी आउट ऑफ द सिस्टम. क्योंकि लोग जो है, जो कैश मनी है ना, वो लोग कई बार
चुनवा के रख देते हैं, छुपा के रख देते हैं। तो जब नोट बेसिकली कई रीज़न से चेंज किए जाते हैं, पर ज़्यादातर डिमोनेटाइजेशन, जिसमें एक नोट को बंद करके दूसरा नोट इशू किया जाता है, वो सिर्फ ब्लैक मनी को हटाने के लिए ही किया जाता है। तो नाउ अब बताओ मनी की डिमांड क्या है, क्यों चाहिए हमें मनी? ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करने के लिए चाहिए, बट वाई डू वी हैव सच ए ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ मनी, वाई डू वी हैव बैंक? तो मनी की डिमांड कहाँ से आती है? तो as per the British economist John Maynard Keynes, people refer to keep a part of asset in liquid form mainly for three reasons: transaction motive, precautionary motive and speculative motive. Basically ये जो इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है कि देर आर 3 कारण से लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। एक तो ताकि वो जो उन्हें चाहिए वो खरीद सके। कभी अगर प्रिकॉशनरी मनी, मतलब कि अगर इमरजेंसी में कुछ हो गया एंड दे नीड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन इश्यूज, कोई हॉस्पिटल बिल हो गया या अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो आपको पता नहीं था होने वाला है पर हो गया। एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि जस्ट इन केस अगर कुछ होने वाला है और उसके पहले मुझे कुछ खरीदना पड़े तो मुझे बैंक ना दौड़ना पड़े। सो फॉर दीज 3 रीजन पीपल लाइक टू कीप सम कैश विद देमसेल्फ। द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मतलब कि बैंक्स क्या करती है, बैंक्स आपका पैसा रखती है और उसके बदले आपको इंटरेस्ट देती है। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोगों के पास कैश होगा, लिक्विड कैश, उतना बेसिकली उसका उल्टा इंटरेस्ट रेट गिरता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है तो लोग अपने पैसे रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके, और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है तो लोग यूजुअली पैसे अपने पास रख लेते हैं। वहीं अबाउट टेकिंग लोन, अगर इंटरेस्ट रेट लो होता है तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, राइट? सो दीज आर सम वेज इन विच आरबीआई या बैंक बेसिकली कितना पैसा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, इसको रेगुलेट करती है यूजिंग समथिंग लाइक इंटरेस्ट रेट। सो व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? तो पैसा आता कहाँ से? हमने देखा कि इकोनॉमी में पैसा घूमता है। पैसे का सप्लाई आता है बेसिकली इकोनॉमी में डिपेंडिंग ऑन कि कितना कैश है और लोगों ने बैंक में कितना अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कर रखा है। डिपेंडिंग ऑन कि बैंक में डिपॉजिट है, देयर आर मेनी मेजर्स ऑफ मनी। एक होता है टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज। बेसिकली वो पैसा जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट टाइम होता है, रिकरिंग डिपॉजिट हर टाइम पे बार बार कटता है, और बैंक्स आर नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे द कस्टमर बिफोर द मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब कि कितना पैसा रहेगा एक इकोनॉमी में उस पर डिपेंड करता है कि बैंक के पास कितने फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट है। जितने ज़्यादा उनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट होंगे उतना उनको कम पैसा देना होगा, क्योंकि बैंक्स आर नॉट दे आर नॉट लीगली अलाउड टू गिव यू द मनी बैक, क्योंकि आपने उनको प्रॉमिस किया है कि आप इतने टाइम तक फिक्स ये डिपॉजिट उनके पास रखोगे। और दूसरा होता है डिमांड लाइबिलिटीज। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट इज वो जहाँ से कंटिन्यूसली आप यूज करते रहते हो, पैसा आता जाता रहता है। सेविंग अकाउंट जहाँ आप अपना इन फॉर बैड टाइम्स आप अपना पैसा रखते हो इमरजेंसी के लिए। डिमांड ड्राफ्ट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट। बैंक्स आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू गिव दिस मनी। लिक्विडिटी इज मोर बिकॉज ऑफ इजी कन्वर्टेबिलिटी, राइट? लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज कि कितना कैश है आपके पास। तो ये वाला जो है टाइम लाइबिलिटी जो होती है बैंक की, ये उनको बताती है कि उनके पास कितना पैसा है कितने समय तक। वेयर एज डिमांड लाइबिलिटीज कहती है ये पैसा बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली यूज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Liquidity refers to the ease at which the asset can be converted into money. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गोल्ड है तो आप मार्केट में जाओ, गोल्ड बेचो, आपको पैसा मिल जाएगा उसी वक्त, हैंड टू हैंड। ओके, वेयर एज तो दैट्स एक्सट्रीमली लिक्विड। या फिर आपको अगर करंट एकदम सडनली पैसा चाहिए तो आप बैंक के पास जाके विड्रॉ कर सकते हो अगर आपके सेविंग अकाउंट में है तो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल योर मनी इज इन अ हाउस, तो घर को बिकने में टाइम लगता है, राइट? या फिर योर मनी इज इन सम ट्रस्ट जिसको जो टाइम के हिसाब से फिक्स्ड है कि वो आज से 5 साल बाद ही खुलेगी। तो ये जो पैसा होता है ना, ये लिक्विड नहीं है। सो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप इज व्हेन इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाते हैं तो लोग अपने बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, अपना पैसा बैंक में नहीं रखेंगे। तो व्हाट पीपल डू इज इंस्टेड दे कीप द कैश विथ देमसेल्फ,
राइट। अब क्योंकि लोग पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं तो पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, लोगों के पास रखा हुआ है, एंड व्हाट हैपेंस इज this leads to increase in the money supply but does not lead to increase in the interest rate, because लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बाद में रेट बढ़ेंगे तो we'll see then. तो उससे क्या होता है, this cycle leads to a lot of money in the economy but no growth rate. ओके, बिकॉज लोग डेट नहीं लेना चाहते क्योंकि वो अपने पैसे अपने पास रखना चाहते हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत कम है. सो इन अ वे लिक्विडिटी ट्रैप इज बेसिकली व्हेन पीपल सॉर्ट ऑफ क्रिएट एन सिचुएशन जिसमें जो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला लॉ है ना, कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो लोग पैसे रखेंगे अपने बैंक में ताकि वो इंटरेस्ट ले सकें, और जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो लोग अपने पैसे निकाल लेंगे ये, और पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा. लिक्विडिटी ट्रैप इज जब ये सिस्टम खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है और इंटरेस्ट रेट भी गिर जाते हैं, और पर लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होता है क्योंकि लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, डेट नहीं लेना चाहते और पैसा अपने पास रखते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर कैपिटल नहीं है तो फिर डेवलपमेंट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएट्स दिस सप्लाई एंड हु सप्लाई कौन क्रिएट करता है? ये जो डिमांड है कि पैसा आता रहे ये किसकी है? सो दिस इज वेयर बैंकिंग सिस्टम कम्स. ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. और भी तरीके के बैंक्स होते हैं पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे. जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ग्रामीण बैंक्स होते हैं, एंड अब आजकल जैसे ये पेटीएम इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, नॉट गूगल पे, दैट इज डिफरेंट. उसके अलावा कई सारे ऐसी बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, बट हम मेजरली दो के बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ द कंट्री. ठीक है, कंट्री की जो बैंक होती है उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है. जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है. तो और कमर्शियल बैंक्स आर ऑल द बैंक्स दैट वर्क फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है, दोज आर कमर्शियल बैंक. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा HDFC, SBI एंड सो ऑन, है ना. नाउ सेंट्रल बैंक जो होती है ना, इट इज द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एक कंट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है. जैसे आरबीआई है इंडिया का, जो 1934 में स्टैब्लिश हुआ था. इन जनरल सेंट्रल बैंक इट इज एन ऑटोनोमस अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग, स्टेबलाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग सर्विसेज. आरबीआई का बेसिकली काम क्या होता है? 3 मेन काम होते हैं. सबसे पहले तो ये इंचार्ज अथॉरिटी है जिसका काम होता है कि वो जो सिस्टम है, ये इकोनॉमी का सिस्टम है, जो उसको रेगुलेट करे. ठीक है, मतलब कि चलते रहे, इस पर ध्यान दे. स्टेबलाइज करे कि बहुत इन्फ्लेशन ना हो, सडनली इंटरेस्ट रेट हद पार ना हो जाए, राइट. और तीसरा काम होता है कि सुपरवाइज करना कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कोई घपला तो नहीं कर रहा है. ओके, दीज आर द मेन जॉब्स ऑफ सेंट्रल बैंक. तो उसके अलावा वो नोट्स इशू करती हैं, जो दूसरी बैंक से उसको सुपरवाइज करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, ताकि वो जो सप्लाई या फ्लो है पैसे का इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर सके. बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट को फाइनेंस करता है. मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. आरबीआई इज द वन जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके जो फेडरल बैंक्स हैं या सेंट्रल बैंक्स हैं वो आपस में मिलके जो है ये उन दोनों के बीच में एक्सचेंज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई वर्क्स इन रुपीज, वैसे फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस वर्क्स इन डॉलर्स. तो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होना होता है वो इस लेवल पे होता है, नॉट ऑन द बैंक्स लेवल. लेंडर ऑफ अल्टीमेट रिजॉर्ट, बैंकर ऑफ द बैंकर, मतलब कि जब बैंक्स के पास पैसा नहीं होता या बैंक जब किसी सिचुएशन में फंस जाती है और उसे पैसे की जरूरत है तो वो आरबीआई के पास जाती है. कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, ये सारे लोगों के ट्रांजैक्शन को, डिपॉजिट्स को संभालते हैं, आम पॉपुलेशन के. इट हैज द मनी ऑफ द पब्लिक. ओके, और कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना. ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका काम पैसे मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. उसका काम है, वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है. इसका काम है टू मेक श्योर कि गवर्नमेंट चलती रहे और इन्फ्लेशन ना हो, कंट्री की इकोनॉमी चलती रहे, ये उसका काम है. कमर्शियल बैंक इज अबाउट अर्निंग मनी. ओके, सो क्लासिफिकेशन देते हैं. कमर्शियल बैंक जो होता है पब्लिक सेक्टर, फॉरेन, प्राइवेट, रीजनल, रूरल बैंक्स. उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती है, पेमेंट बैंक्स लाइक पेटीएम, और कोऑपरेटिव बैंक होती है अर्बन एंड स्टेट कोऑप. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स दैट एग्जिस्ट. हम सिर्फ बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं समझने की बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ डज द बैंकिंग सिस्टम वर्क, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि असेट और लाइबिलिटीज क्या होती है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड बेटर
कि बैंक कैसे काम करती है, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है. सो असेट इज बेसिकली एवरीथिंग दैट अ बैंक हैज़, लाइक जो पैसा या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक के पास है जिसे हम रिजर्व बोलते हैं. एंड लोन्स आर बेसिकली वो पैसा जो बैंक ने किसी को दे रखा है जो वो उनसे ले सकती है. तो दैट समथिंग दे कैन टेक फ्रॉम, राइट. Basically firm owns, which is the reserve, and firms that can claim from others, which are loans. तो asset जो होता है ना, asset basically in the sense कि how much capital does this firm has, so that is equal to कितना उनके लोन दिया हुआ है प्लस कितना उनके पास रिजर्व्स है. रिजर्व्स कहाँ से आता है? रिजर्व जो होता है ना वो डिपॉजिट होता है. बैंक्स अपना कुछ हिस्सा आरबीआई में पार्क करती है, राइट. वो आरबीआई से उनसे कुछ बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स वगैरह ले लेती है और अपना पैसा आरबीआई में पार्क कर देती है, राइट. दिस बिकम्स देयर रिजर्व. ठीक है, मतलब कि अगर कभी बैंक किसी परेशानी में है तो वो जा सकती है आरबीआई के पास और वहां से अपना रिजर्व से पैसे निकाल सकती है. तो दिस इज व्हाट इज द असेट ऑफ द बैंक. और लाइबिलिटी क्या होती है? जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं दोज आर लाइबिलिटीज. ठीक है, डिपॉजिट्स आर द मनी दैट पीपल कीप इन बैंक. सो जो बैंक को लोगों ने पैसा दिया हुआ है वो उनकी लाइबिलिटी एक तरीके से बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. ये उनको संभाल के रखना है. सो बेसिकली अगर किसी की नेटवर्थ निकालनी है कि हाउ मच डज अ पर्सन, हाउ मच डज अ बैंक और अ फर्म हैज, सो आप उसके एसेट लेंगे और उसमें से उनकी लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे. सो आपके पास अगर कम लाइबिलिटीज हैं सो देन यू विल हैव अ लार्जर नेटवर्थ, है ना. तो जितनी कम लाइबिलिटीज होंगी उतना ज्यादा क्या बोलते हैं आपकी नेटवर्थ होगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है. हम लोग जनरल पब्लिक अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास रखते हैं इन फॉर्म्स ऑफ सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट. और फिर बैंक क्या करती है उस मनी को किसी और को लेंड कर देती है इन पब्लिक जिनको पैसे की जरूरत है उस वक्त. फिर उससे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है एंड देन वाइल दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम देम, जो आपके डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको देती है. ठीक है, सो बीच में वो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, दैट्स द अर्निंग ऑफ अ बैंक. व्हेन द बैंक लेंड्स मनी टू एनी पर्सन अज्यूमिंग दैट द इकोनॉमी इज देयर, one bank then he deposits it to another bank and uses it. This leads to deposit opens. These are new deposit. अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ए इंसान है, उसने बैंक के साथ में 100 रुपये रखे. बी इंसान आया और उसने बोला कि मुझे 50 रुपये चाहिए, मुझे कुछ काम करना है. फिर बैंक ने बी को 50 रुपये दे दिए. फिर सी आया, बैंक ने सी को भी 50 रुपये दे दिए क्योंकि सी ने 50 रुपये मांगे. अब बी और सी इन्हें वापस वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए टू यूज. तो बैंक के पास इस वक्त कितने पैसे हो गए? ए की तरफ से 100 रुपये आए, फिर यहाँ पे 50 रुपये दिए, राइट. फिर इन दोनों ने वापस कर दिए 50 रुपये. तो देन अगेन द बैंक हैज, सो डज दैट मीन द बैंक हैज 200 रुपीज. तो ये 100 रुपये कहाँ से आए? आउट ऑफ ब्लू, है ना, आउट ऑफ थिन एयर. सो दिस इज व्हाट बैंक डज, इज बेसिकली दिस मनी इज न्यू डिपॉजिट, इट इज कंसिडर्ड एज न्यू डिपॉजिट. अब बैंक बेसिकली क्या करती है, इसी तरीके से बैंक पैसा बनाती है, कम पैसे से और पैसा बनाती है बाय लेंडिंग इट टू अदर्स. सो टेक्निकली बैंक के पास उस वक्त आपका 100 रुपया है और उसके पास 2 और लोगों को उसने लोन दे रखा है, वो 100 रुपया भी है, राइट. सो दिस साइकिल अबाउ मेक्स अनलिमिटेड मनी. अगर ऐसे चलता रहा तो ऐसे तो बैंक अनलिमिटेड मनी बना पाएगी ना, बट ऐसा नहीं होता. देयर आर सर्टन रेगुलेशन. एक परसेंटेज होता है डिपॉजिट का, दैट कैन नॉट बी लेंड ओवर. दिस इज वेयर आरबीआई हेल्प्स बैंक. आरबीआई बेसिकली बताती है बैंक को कि आप अगर आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं तो आप उसमें से एटलीस्ट इतना % लेंड नहीं कर सकते, राइट. यू कांट, मतलब आप 100 रुपये आ रहे हो तो आप उसमें से 20 रुपीज आपको डिपॉजिट में रखने पड़ेंगे, बाकी 80 रुपीज यू कैन लेंड ऑफ. दिस क्रिएट सो दैट अनलिमिटेड पैसा ना हो. ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा होगा तो कोई हिसाब ही नहीं रह पाएगा. दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. ठीक है, लीगली बैंक्स आर आस्क्ड टू डू दैट. कैश रिजर्व रेशो, इसे रिजर्व रेशो कहा जाता है कि कितना पैसा जो बैंक के पास है, जो लोगों ने डिपॉजिट किया, उसमें से कितना वो अपने पास रखेंगे एज अ रिजर्व और कितना वो आगे लेंड कर सकती है. तो इसे बोलते हैं CRR, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व. Okay, cash reserve ratio CRR. Along with this, banks are also required to hold some reserve as liquid money. ठीक है, इसके अलावा इसे बोलते हैं statutory liquid ratio SLR, which is basically कि मान लो आपके पास 100 रुपये आए हैं तो आपको उसमें से
₹80 आप लैंड कर सकते हो, ₹20 आप लैंड नहीं कर सकते, बट उसमें से भी ₹5 आपको हमेशा अपने बैंक में लिक्विड में रखने पड़ेंगे, जस्ट इन केस जिसने ₹100 दिए हैं, राइट, वो सडनली आ जाए कि मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए. सो यू शुड ऑल्सो कीप सम SLR विच इज सम फॉर्म ऑफ मनी विच इज केप्ट लिक्विड, जो बैंक के पास अवेलेबल. क्योंकि आपने अगर इतने सारे लोग करोड़ों रुपए जमा करते तो बैंक करोड़ों रुपए थोड़ा ना अपने पास रखता है, वो अपने पैसे या तो किसी को लोन दे देता है या रिजर्व बैंक के पास रख देता है. ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज केप्ट विथ द बैंक एंड देन उसका भी स्मॉल परसेंटेज इज केप्ट एज लिक्विड मनी विच इज कैश. ओके, सो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली आइडिया कि एक ₹100 के नोट से या ₹1 से कितने रुपए बनाए जा सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू, अगर जो ये रिजर्व रेशो है, मान लो वो 10% है, कि गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपने ₹100 लिए हैं तो उसमें से आपको कम से कम ₹10 तो रखने पड़ेंगे, राइट. सो मनी मल्टीप्लायर इज 1 by रिजर्व रेशो, राइट. और इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि एक ₹100 में से कितना पैसा बनाया जा सकता है, राइट. सो मान लो 1/10 है, 10% आपको रखना है, इंटू 10 कर दिया, सो दिस विल गिव यू 1000 रुपीज. दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है कि अगर RR जो है, रिजर्व रेशो जो है, वो 10% है तो ₹100 में से बैंक ₹1000 बना सकती है, राइट. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 हो जाए तो 1/20 इंटू 100, सो दैट विल बी 500. दैट मीन्स अगर 20 है रिजर्व रेशो तो जो बैंक है वो हर ₹100 में से ₹500 बना सकती है. कैसे बनाती है? देखो, बैंक ने इस बंदे को ₹100 दिए, ये इसने जो है वापस बैंक में रख दिए, बैंक ने उसको लोन दिया, बैंक ने रख लिए ₹10 रख दिए, ₹90 किसी और को दे दिए, राइट, दूसरे इंसान को लेंड कर दिए, और फिर उसमें से ₹9 रख लिए, फिर दूसरे इंसान को दे दिए, फिर उसमें से 81 रख लिए, फिर दूसरे इंसान को दे दिए, फिर 81 में से 8.1 रखे और फिर दूसरे इंसान को. ऐसे करते करते जो टोटल है ना, दिस कैन गो अप टिल 1000. सो इन अ वे इट्स शोइंग यू कि एक बैंक आपके पैसों से कितना पैसा बना सकती है, राइट. Now let's understand the velocity of money. Velocity of money is basically कि कितनी तेजी से, जो हमारे यहाँ शरीर में ब्लड प्रेशर होता है ना, बस वही है, ठीक है. जितनी तेजी से पैसा घूम रहा है एक इकोनॉमी में, उसे वेलोसिटी कहा जाता है ऑफ मनी. जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सप्लाई होगा पैसे का, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी. जब कंट्री डेवलप होती है तो उसमें ज्यादा वेलोसिटी होती है, मींस लोग कम सेव करते हैं और ज्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ सोशल सिक्योरिटी. मतलब कि जैसे आप इंडिया में है, आपको अपना पैसा सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हो तो यू हैव टू पे फॉर इट सेल्फ. बट जब डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि आपको पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको इंश्योर करके रखती है. और इसीलिए डेवलप कंट्री में ये जो होता है ना, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है उतना ज़्यादा कैपिटल बनता है, जितना ज़्यादा कैपिटल बनता है उतना ज़्यादा पैसा कमाया जाता है. दिस इज अ साइकिल थ्रू विच रिच कंट्री गेट मोर रिच. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि RBI कैसे फंक्शन करती है. RBI इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड RBI कंट्रोल्स द मनी फ्लो और कंट्रोल्स द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग मॉनेटरी पॉलिसी. और वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कितना डिपॉजिट्स बैंक के पास होगा, वगैरह वगैरह. क्यों करती है ऐसा? ताकि वो इन्फ्लेशन को कम कर सके. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब जब बहुत ज्यादा पैसा फ्लो कर रहा हो, बहुत ज्यादा लिक्विड कैश फ्लो कर रहा हो, तब क्या होता है कि चीजों की प्राइस बढ़ जाते हैं. ओके, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन. विल अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट बेसिकली RBI का काम ये होता है कि कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, 2 से 6% के बीच में रखा जा सके, राइट. RBI ऑल्सो कंट्रोल्स द मनी फ्लो. दे हैव 2 ways. One is qualitative, one is quantitative. Qualitative as in by persuasion by central bank to discourage lending and encourage lending. Like for example, क्वालिटेटिव इज बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो ना, समझा बुझा के बैंक को बोले कि सुनो ज़्यादा लोन मत दो, क्योंकि बैंक तो जितना उनको लोन देंगी उतना वो कमाएंगी, राइट. तो उनको तो कोई नहीं रोक रहा है for giving any amount of loan, right? But what RBI does is then RBI actually encourages or discourages them कि नहीं अभी लोन बंद करो, कम कर दो, इस चीज पर लोन मत दो. एंड दूसरा by moral suasion और margin requirements etc. कुछ रूल्स बना देती है जिससे बैंक ज्यादा लेंड ना कर पाए. फिर आते हैं क्वांटिटेटिव रूल्स. क्वांटिटेटिव रूल्स इज बेसिकली कैसे वो चेंज करती है इकोनॉमी में कितना पैसा मतलब फ्लो कर रहा है और उससे कंट्रोल करती है इकोनॉमी को. उसका फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, राइट. CRR और SLR जो हमने देखा,
आरबीआई डिसाइड करती है कि बैंक को कितना पैसा रिजर्व में रखना है उनके पास और कितना रखना है कैश में अपने पास। सो अगर वो ये बढ़ा देंगी कि जितना रखना है तो बैंक विल बी एबल टू गिव लेस लोन, राइट। अगर उसको आरबीआई बोलती है बैंक को कि आपको 50% ऑफ योर मनी यू हैव टू कीप, राइट। सो सीआरआर विल बिकम 50, राइट। तो हमने क्या देखा 1/50 into 100, so what we will get 50%, so 1/50/100 into 100, okay, so this will go ऊपर 1/10/5 into 100, it is 1000 divided by 5 which is 200। मतलब कि अगर CRR हो जाता है से 50 कि आपको 50% ऑफ द डिपॉजिट रिजर्व रखना है, तो दैट मीन्स द बैंक इज ओनली अलाउड टू मेक 100 से 200, लाइक द बैंक विल ओनली बी एबल टू मल्टीप्लाई मनी ओनली डबल इट। दिस विल कर्व द अमाउंट ऑफ मनी बैंक हैज टू गिव। बैंक के पास लोन देने के लिए इतना पैसा ही नहीं होगा अगर रिजर्व बैंक ने सीआरआर बढ़ा दिया तो, राइट। उसके बाद बैंक रेट क्या होता है? दिस इज द रेट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन कमर्शियल बैंक, ठीक है। कि जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जब आरबीआई से पैसा लेता है तो उसका जो रेट है उसे बैंक रेट कहा जाता है। अब कोई भी बैंक अगर मान लो कि आरबीआई से पैसा उठा रही है देने के लिए, राइट, सो वो ऑब्वियसली जो रेट उसको देना है इंटरेस्ट का उसके आगे बढ़ा के देगी, राइट। अगर आरबीआई आपसे 4% ले रहा है तो आप 7% दोगे, आरबीआई 7 दे रहा है तो आप 10 दोगे, एंड इफ देयर इज हायर इंटरेस्ट रेट देन लोन्स कम हो जाएंगे। सो बैंक रेट इज one another quantitative way with which the government or the RBI controls commercial bank। उसके अलावा lending rate change हो जाता है। higher bank rate will lead to bank giving loans to consumer at higher interest rate। increased bank rate refers to reduce liquidity। मतलब कि अगर लोगों के पास ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो लोग कम लोन लेंगे, पैसा अपने पास रखेंगे, लिक्विडिटी रेट चेंज होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इट हैज़ बेसिकली हाउ डज आरबीआई कंट्रोल कितनी लिक्विडिटी है इन द इकोनॉमी। उसके दो तरीके होते हैं, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। बेसिकली दीज आर द इंटरेस्ट रेट बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई, ठीक है। जब मान लो कि कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, जो उन्होंने ये बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स खरीदे हैं आरबीआई के, वो उसको सिक्योरिटी मानकर शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे, ओके, फ्रॉम आरबीआई। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे होता है एंड इट इज हायर देन द वन विच इज बोरोड, है ना। नाउ इसमें क्या होता है, बैंक जो है अपना एसएलआर विच इज द लिक्विड मनी यूज नहीं कर सकती, ओके। एंड दिस मीन्स क्या होता है, जब रेपो रेट चेंज होता है तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स। की अगर रेपो रेट बहुत ज्यादा है तो बैंक्स को भी उस रेट को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आरबीआई मान लो 4% पे दे रही है तो बैंक 7% पे देगी, अगर आरबीआई 7% पे दे रही है तो बैंक को फिर 10% पे देना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा होता है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट इज बेसिकली जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास रख देती है और उससे इंटरेस्ट लग लेती है। अब वाई डज दे डू इट, बिकॉज इफ दे आर नॉट, बिकॉज आरबीआई इज वेरी ट्रस्टवर्दी, है ना। तो क्या होता है, इससे एक तरीके से सिक्योरिटी बन जाती है आरबीआई के पास, क्योंकि अगर कोई भी एक्सेस पैसा है गवर्नमेंट के पास तो वो बेस्ट प्लेस टू कीप इट, या तो वो लोन दे दे, अगर लोन नहीं दे सकते तो देन वो वापस आरबीआई के पास रख दे। एंड आरबीआई जो है ना वो ओपन मार्केट में ऑपरेट करती है। मतलब क्या कि वो अपने सारी सिक्योरिटीज को ओपनली सेल करती है टू कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक्स। अब आरबीआई अगर परचेस कर लेती है ये सॉर्ट ऑफ जो बॉन्ड्स है वापस ले लेती है तो क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आरबीआई अपने जो बिल्स हैं वो वापस खरीद रही है तो लोगों को उसका बदले में उसका पैसा वापस कर दे रही है, राइट, और इंटरेस्ट दे रही है। तो दिस वे इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा होता है। एंड अदर वे अराउंड, अगर आरबीआई सेल करता है तो फिर वो क्या करती है, आरबीआई अगर अपने बिल्स सेल कर रहे हैं, बॉन्ड सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी से पैसा खींच ले रहे हैं वापस। दिस इज हाउ दे कंट्रोल। उसके अलावा अब आरबीआई नीड्स टू नो हाउ मच मनी इज प्रेजेंट ना, आरबीआई को जानना होगा कि हाउ मच मनी इज प्रेजेंट, तभी तो वो कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि अच्छा इन्फ्लेशन कम करना है तो हमें शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए ताकि पैसा कम हो जाए, या अगर लिक्विडिटी ट्रैप में कंट्री जा रही है तो क्या करना चाहिए ताकि वापस से हम स्टेबल हो सके। तो ये सब करने के लिए
आरबीआई को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना पैसा अभी इस वक्त सर्कुलेशन में। तो उसके लिए they use something called money aggregate, which is basically how much liquidity there is in the system, which tells you कितना पैसा है इस वक्त इकोनॉमी में। It impact shown on velocity of money and money multiplier, ठीक है। जितना पैसा बैंक मल्टीप्लाई कर रही है और जितनी तेजी से पैसा घूम रहा है, इन दोनों को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अभी लिक्विड मनी है इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए ना ये 4 तरीके होते हैं, 5, MO, M1, M2, M3, M4, ठीक है। MO इज बेसिकली द रिजर्व, इट्स द रिजर्व दैट इज देयर विद द बैंक। गवर्नमेंट मनी, इट इज हाई पावर मनी, ठीक है, एंड इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। ये एग्जैक्टली जो पैसा, जो कैश है, जो आरबीआई प्रोड्यूस करती है, वो है M0, ठीक है। उसके बाद द हाइक इन बैंक डिपॉजिट्स एंड जनरेशन ऑफ मनी सप्लाई डिपेंड ऑन हाई पावर्ड मनी, ठीक है। कितना ज्यादा बैंक में डिपॉजिट होगा और कितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा यूज करने के लिए, ये जो है मतलब कितना बार बार मल्टीप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है हाई पावर्ड मनी पे। मींस दिस इज द मनी दैट कम्स फ्रॉम दैट इज coming directly from RBI. RBI is producing it. Therefore, it is called the monetary base or base money. ठीक है, बेस मनी मतलब जो ऑफ कोर्स हमने देखा कि पैसा जब एक बार मार्केट में जाता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, कोई किसी को देता है, फिर कोई किसी को देता है, वापस बैंक के पास आता है। सो जो फर्स्ट पैसा आता है फ्रॉम आरबीआई, दैट्स योर बेस मनी, M0। उसके बाद M1 इज करंट पब्लिक करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास जेब में जितना कैश है प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है, ठीक है। उसके बाद M2 इज बेसिकली M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स है, जो थोड़ी इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं होती है। फिर M3 इज M1 विच इज करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट्स, विच इज यू कैन से जितने भी रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, जितने भी फिक्स डिपॉजिट है, लाइबिलिटी सेविंग्स अकाउंट्स है, ये सब, राइट। तो M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है बिकॉज दिस मनी इज वेरी लिमिटेड, वेयर एज ये देर इज मोर मनी हियर बिकॉज यू आर ऑल्सो काउंटिंग कितने लोग सेव कर रहे हैं, डिपॉजिट्स कर रहे हैं, हाउ मच मनी इज देयर विथ पब्लिक एंड इन विद द बैंक इन रिजर्व। सो दिस प्लस M4 इज M3 प्लस ऑल द पोस्ट ऑफिस में जितना भी उनकी नॉट सो लिक्विड सेविंग्स है वो मिला के। तो क्या होता है कि बेसिकली M3 और M4 इज ब्रॉड मनी, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में जितने भी टाइप का मनी है वो। M1 and M2 is your narrow money, which is money that has not been going around a lot. Okay, so out of all of this, M3 is the most commonly used measure of money supply, also known as aggregate money या aggregate money supply. This indicates RBI focuses to design their monetary policy. So RBI जो है वो M3 का इस्तेमाल करता है अपनी monetary policy बनाने के लिए, because that gives you the best understanding of how much money is there in the market. So liquidity जो है ना, liquidity order ये होता है कि सबसे liquid होता है M1 and सबसे कम liquid होता है M4. Okay, and this is what government uses to calculate कि कितना average पैसा है। Okay, so this M3 is what basically, M3 में क्या क्या आ रहा है? M3 में आ रहा है M1 लोगों के पास जो करंट पैसा है उनके जेब में वो, प्लस जितना भी डिमांड डिपॉजिट बैंक्स के पास है, प्लस टाइम डिपॉजिट, राइट, जितना भी FDs या जितने भी अकाउंट्स गवर्नमेंट के पास है वो सारा पैसा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मनी दैट हैज जस्ट बीन सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी एंड दैट मनी इज व्हाट दे यूज टू अंडरस्टैंड कि कितना सप्लाई चल रहा है इस वक्त, कितना पैसा है मार्केट में और कितने की उन्हें ज़रूरत है, लाइक कितना होना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, सो देन दे कैन increase the interest rate and cut it, right, and try to reduce the amount of money in the economy such that ki inflation na ho, because that's the purpose of RBI. So this is what we understood so far on how banking system works. I hope this was an interesting class. If you have any questions regarding the class, please mention below and I'll answer all the questions in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.